हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हो। और ये आपका आरएसी का सब्जेक्ट है और आरएसी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हमने डिस्कस किया था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के बारे में और हमारा पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज हमारे पास जो टॉपिक्स है वो है इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। सब कूलिंग किसकी करनी है हमने? रेफ्रिजरेंट की। इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग भी, अगर हम अपने रेफ्रिजरेंट को सब कूलिंग देते हैं या सुपर हीटिंग देते हैं तो उसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के ऊपर सीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंथैल्पी, एंट्रोपी और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड सीओपी। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग का मतलब है भी जब हम अपने रेफ्रिजरेंट कहाँ कहाँ पर मूव करता है। सबसे पहले जाता है एवेपोरेटर में, एवेपोरेटर से कंप्रेसर में, कंप्रेसर से जाता है कंडेंसर में और कंडेंसर से वो वापस आ जाता है थ्रॉटलिंग वाल्व और हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर वैसे ही एवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व, तो ऐसे हमारा ये सर्कल चलता रहता है। तो जैसे आप ये डायग्राम देखो पहले, हमारे पास ये डायग्राम है। तो डायग्राम में हमारे पास है, ये हमारा है एवेपोरेटर और ये क्या है? कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाला। तो हमने क्या करना है, आप देख रहे हो 2 से लेकर 3 तक क्या है? कंडेंसर है। तो सब कूलिंग फिर कहाँ पर हो सकती है? जैसे आपने पीवी डायग्राम में भी देखा है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है और ये सुपर हीटिंग लाइन है और ये सुपर कूल्ड सब कूल्ड लाइन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको 3 पॉइंट से लेकर 3 डैश तक ले गए हम। यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये क्या हो गया, फिर 3 से लेकर 3 डैश एक उसी सेम टेम्परेचर पे हमने उसको और ठंडक दे दी। कहाँ पर दी है? कंडेंसर में। और अगर हम किसी चीज़ को और ठंडा करते जाएंगे तो वो क्या होगी, फिर उसकी सब कूलिंग होगी। तो उसे बोलेंगे सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। जैसे हम इसकी थ्योरी स्टडी करते हैं, द रेफ्रिजरेंट इज सेड टू बी सब कूल्ड when the liquid refrigerant is cooled below the condensation temperature to a given pressure before expansion by throttling। थ्रॉटलिंग से पहले 3 से लेकर 3 डैश तक ये हमारी होगी सब कूलिंग। हमारी जो सैचुरेटेड लाइन है उसको जो क्रॉस कर गया, 3 पॉइंट पर सैचुरेटेड लाइन थी, अगर तो यहाँ पर होता तो नॉर्मल प्रोसेस था। तो लाइन को क्रॉस करके जो ये वाला रीजन आएगा, डायग्राम को आप ध्यान पे कर सकते हो, तो वो रीजन है हमारा सुपर कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन जैसे हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सब कूलिंग शोन इन पीएच डायग्राम आपने देखा है अभी। सब कूलिंग इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अंडर सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम 3 to 3 डैश ऑन दी कंडेंसिंग लाइन। तो आप इजीली देख सकते हो, पॉइंट 3 से लेकर 3 तक जाएगा तो एरिया इंक्रीज हो गया, तो 3 डैश से लेकर 4 डैश तक आएगा। तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ पर होता था? 4 से लेकर 1 तक हम लिखते थे H1 माइनस H4 नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। लेकिन हमारे पास एरिया इंक्रीज हो गया 4 से लेकर 4 डैश तक। तो टोटल एरिया फिर क्या हो गया? H1 माइनस H4 डैश। तो हम बोल सकते हैं भी अगर हम अपने रेफ्रिजरेंट को सब कूलिंग दे दें, ठीक है, तो उसका जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीज़ हो सकता है। हम अपने रेफ्रिजरेशन की सीओपी बढ़ा सकते हैं। ये देखो, इंक्रीजिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फ्रॉम 4 डैश टू 4 ऑन एवेपोरेटर लाइन, ये हमारी एवेपोरेटर लाइन है। और इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सीओपी। तो अगर हम अपने रेफ्रिजरेंट को सब कूलिंग देते हैं तो सीधा सीधा असर आता है भी हमारा जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी बढ़ गया और हमारे रेफ्रिजरेटर की सीओपी भी बढ़ गई। सीओपी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि 1 से लेकर 2 तक हमारा क्या है? कंप्रेसर का वर्क है। तो कंप्रेसर को तो ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कंप्रेसर ने तो उतना काम ही किया है। काम किसने ज़्यादा किया है? जहाँ तो कंडेंसर ने किया है, और जहाँ काम ज़्यादा किया है हमारे एवेपोरेटर ने। तो हमारी परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज़ होगी रेफ्रिजरेटर की।
तो इसे ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है अफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। अफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, फिर हीट कहाँ पर होती है, टेम्परेचर कहाँ पर इंक्रीज होता है, कंप्रेसर में। क्योंकि कंप्रेसर में क्या है, अपने जो ड्राई वेपर, जो हमारा ड्राई रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं कंप्रेसर में ताकि वो फ्लो हो सके। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। हमने ये चार्ल्स लॉ में सॉरी गेल-यूज़र्स लॉ में पढ़ा है हमने, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो फिर हमारा जो सुपर हीटिंग का इफेक्ट कहाँ पर आ गया, ये देखो, ये हमारी सैचुरेटेड लाइन है, ठीक है। तो सैचुरेटेड लाइन से हमने पार कर दिया 1 से लेकर 1 डैश तक। तो फिर कंप्रेसर का वर्क कहाँ पर हो गया, 1 डैश से लेकर 2 डैश तक। तो इसका मतलब है भी जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो और हीट हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। वो ड्राई फॉर्म में तो आ गया, सुपर हीटेड फॉर्म में भी आ गया, उसमें कोई पानी का पार्टिकल नहीं है, वाटर का कोई भी पार्टिकल नहीं है, लेकिन कंप्रेसर को वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर कंप्रेसर को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो हमारी COP डिक्रीज़ होगी। हमारा रेफ्रिजरेंट इफेक्ट तो इंक्रीज़ हो गया, आप सीधा सीधा देख रहे हो 4 से लेकर 1 तक था हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, लेकिन कहाँ तक चला गया, 1 डैश तक। तो हम जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे H1 डैश माइनस H4। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन कंप्रेसर को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, कहाँ से लेकर 1 डैश से लेकर 2 डैश तक, और 2 डैश से लेकर 2 तक, ठीक है। तो अगर कंप्रेसर को काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो हमारी COP जो है डिक्रीज़ होगी। जैसे आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, the superheating effect of vapor is shown in figure. The refrigerant effect is increased from 0.1 to 1 dash, but this increase in refrigerating effect is at a cost of increase in amount of work spent to obtain the upper pressure limit. तो वर्क कहाँ पर होना है, हमारा वर्क डन हो रहा है इस एरिया में, इसके बीच। तो वर्क करता कौन है, कंप्रेसर काम कर रहा है। Increasing in refrigerating effect is shown by 0.1 to 1 dash, which is less in compression to work done by compressor, shown by line 1 dash to 2 dash. Therefore effect of superheating the vapor means to have low value of COP. ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जो तो था हमारा सब कूलिंग प्रोसेस, उसने तो हमारी COP भी इंक्रीज़ कर दी थी और हमारा रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी इंक्रीज़ कर दिया था, लेकिन इसने क्या किया, हमारी COP कम कर दी, हमारा रेफ्रिजरेंट इफेक्ट ज़रूर बढ़ा दिया, हमारी जो कॉस्ट बढ़ने लगी रेफ्रिजरेशन की। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारे पास 2 टर्म्स होती है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एंथैल्पी का मतलब होता है भी किसी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर है। बॉडी क्या है, जैसे आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, 2 किलो लकड़ी का टुकड़ा है, तो अब जब आप उसको जलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगी। उस हीट का आप यूज़ करोगे अपना खाना पकाने के लिए, जहाँ आप उसका यूज़ करोगे अपना पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। तो वो एक 2 किलो का लकड़ी का टुकड़ा कितनी देर तक जलेगा, कितना हीटेड वाटर हमें देगा, जो हीट उसमें से निकलेगी वो है उसकी एंथैल्पी। उसी तरह डीजल, पेट्रोल, गैस, जो भी हम एनर्जी के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसकी एंथैल्पी होती है, मतलब टोटल एनर्जी स्टोर इन बॉडी, ठीक है। जैसे हमारे पास है, इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसकी टोटल एनर्जी। ये फार्मूला देख रहे हो आप, H एंथैल्पी होती है। जैसे हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का फार्मूला करते हैं H1 माइनस H2, तो वो क्या होगी, उसकी एंथैल्पी होगी टोटल एनर्जी। किसके इक्वल, H U प्लस PV। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, अपॉन जे हीट के यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है, एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। एंथैल्पी क्या है, किसी बॉडी की टोटल एनर्जी। एंथैल्पी को आप बोल सकते हो, इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। दिस सम इज कॉल्ड एंथैल्पी एंड इज एक्सप्रेस्ड इन हीट यूनिट। हीट यूनिट क्या है, जूल। तो ये फार्मूला आ गया, H इज़ एंथैल्पी, टोटल हीट,
U is the total internal energy in heat units. PV अपॉन J इज अ वर्क एक्सप्रेस्ड इन हीट यूनिट। तो आपको समझ आ गया होगा एंथैल्पी। आप सिंपल से इसको याद रखना है कि एंथैल्पी है किसी भी बॉडी की टोटल हीट एनर्जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एंट्रोपी। एंथैल्पी के बाद टर्म आती है एंट्रोपी। जैसे हमने TS डायग्राम किया था, ठीक है, एंट्रोपी को डोनेट करते हैं S के साथ। एंट्रोपी को हम डोनेट करते हैं S के साथ, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं अपना काम लेने के लिए, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अपना काम निकाला, जैसे हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी के टुकड़े की एनर्जी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। हमारा जो वाटर, हमने पानी गर्म कर लिया बॉयलर में, ठीक है, उसका यूज़ कर लिया आगे। तो हम बोल सकते हैं एंट्रोपी इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, द टर्म एंट्रोपी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट विच shows the possibility of conversion that heat into work। मतलब कितनी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है एनर्जी का। जैसे लकड़ी का टुकड़ा जलाया, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, तो वर्क क्या हुआ हमारे पास? हमारा पानी गर्म हो गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी को डिफ़ाइन करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन बट चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी ईजिली डिफाइंड। और ये हमारे पास एंट्रोपी का फार्मूला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TdS। डेल्टा क्यू है हमारी चेंज इन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी चेंज होगी तो ही वर्क होगा। और T क्या है हमारा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और DS क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। हमने पहला पॉइंट ही ये किया है भी एंट्रोपी है मीन है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सर्कल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो उसमें चेंज आ रही है। अगर एंट्रोपी चेंज होगी तो हीट एनर्जी चेंज होगी। हीट एनर्जी चेंज होगी तो हीट कहाँ किस में कन्वर्ट होगी? हमारे वर्क में कन्वर्ट होगी। तो हम स्टडी कर रहे हैं इन ए रिवर्सेबल प्रोसेस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी व्हेन मल्टीप्लाई बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर गिव्स द हीट अब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड। तो हमें क्या देगा भी जहाँ तो हमारे काम में किसी ने हीट अब्जॉर्ब की है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, जहाँ हीट रिजेक्ट की है, जैसे हीट इंजन है, बाय दी वर्किंग सब्सटेंस मैथमेटिकली। तो जो आपकी टर्म्स है एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, ये आपको रेफ्रिजरेटर में भी सेम ही है, और आपके हीट इंजन, जैसे आप थर्मोडायनेमिक की स्टडी की है आपने, तो उसमें भी ये टर्में सेम ही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको याद रखनी होगी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। आपको समझ आई गई होगी। एंथैल्पी होती है कितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है बॉडी में, और एंट्रोपी क्या है भी वो बॉडी कितनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही है अपना काम करने के लिए, उस हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसी फार्मूले को आगे लेकर चलते हैं। जैसे हमारे पास ये सिंपल डायग्राम है एंट्रोपी को समझने के लिए। आप देख रहे हो द रिलेशन बिटवीन हीट एंड एंट्रोपी is given by calculus. To prove this, let us consider heating of a working substance by a reversible process। ये देखो आपके सामने एक डायग्राम है टेम्परेचर की और एंट्रोपी की। TS डायग्राम हम इसे बोल सकते हो, ठीक है। एंट्रोपी इज रिप्रेजेंट ऑन अ बेसिस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन द ऑर्डिनेट। The diagram is known as temperature entropy diagram. Now let us consider a point C on curve AB। AB कर्व है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब हमने किसी को हीट देना स्टार्ट किया, लकड़ी के टुकड़े को मान लो, तो वो गर्म होना स्टार्ट हो गया, उसमें से हीट एनर्जी निकलने लगी, तो कहाँ पर चला गया? वो A से लेकर B तक काम करेगा। तो उसमें हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया C, ठीक है। एट दिस पॉइंट लेट ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ हीट DQ इज सप्लाइड टू वर्किंग सब्सटेंस। तो वहाँ पर हमने नोट की भी अपनी हीट एनर्जी चेंज कितनी हो रही है। एंट्रोपी विल इंक्रीज बाय DS, और इस जगह पे
हमने नोट किया, अगर दो पॉइंट देखें, ए से लेकर बी देखें पहले तो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। पहले टेम्परेचर टी ए था, फिर टी बी हो गया। तो जो स्मॉल एरिया हमने कंसिडर किया उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ ही हो रहा है, जो देखो आपको सिंपली शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज हुई है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट दैट इंस्टेंट मे बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट टी, देन एज पर डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका ये फार्मूला आ गया। तो हम आगे चलते हैं। तो द टर्म टी डी एस रिप्रेजेंट द एरिया अंडर कर्व फॉर स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। जो टी डी एस है, ये एरिया स्मॉल एरिया है, इसमें हमने कंसिडर किया टी डी एस। टी को उसने कांस्टेंट कर दिया और डी एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी जो हो रहा है हमारे पास। नाउ टोटल एरिया अंडर द कर्व ए बी विल बी। तो टोटल एरिया क्या हो गया, ए बी कर्व है, चेंज हो रहा है, तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की हमने, आप मैथमेटिकल का फार्मूला है डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो उसका ये इंटीग्रेशन कर दी हमने। तो डी एस किया हमने एक साइड ले आए और डी क्यू अपॉन टी आ गया हमारा। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम स्टेट ए टू बी। तो हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया है। अगर आपको मैथमेटिकल के फार्मूले याद है तो आप थोड़ा पीछे जाकर देखो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है भी हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया और हम टोटल एरिया का वो फुल जो हम एंट्रोपी चेंज हो रही है उसको निकाल सकते हैं। उसी तरह जैसे आप मैथमेटिकल में इंटीग्रेशन का मतलब करते थे, भी स्मॉल एरिया आपने कंसिडर किया और टोटल एरिया का आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमने किसका किया, टोटल एरिया का, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। एंट्रोपी इज़ ए पॉइंट फंक्शन एंड डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम बोल सकते हैं भी एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन है, ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, जितनी देर तक काम हुआ। ए से बी तक का मतलब है उसका टाइम, उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। एंट्रोपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ अदर इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ऑल्सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। फर्स्ट लॉ का ये फार्मूला है आपके पास, आपने थर्मोडाइनमिक में इसको अच्छी तरह किया है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, चेंज इन वर्क, और डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्क डन का फार्मूला पी डी वी, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ही वर्क होगा, प्लस डी यू। तो हमारे पास डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या है, तो हमारे पास डेल्टा क्यू का फार्मूला हमारे पास ऊपर ही है, टी डी एस। तो हमने इसको फिल कर दिया, टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू। तो ऐसे आप डेरिवेशन को फार्मूले सबमिट करके आपके पास कोई नई डेरिवेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो बस आपने, हमारा जो मेन मकसद है वो ये समझना भी एंट्रोपी क्या है। अगर थर्मोडायनेमिक में आप इसको करोगे तो आप इसको डिटेल में कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट लॉ में होता है भी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। और उसी तरह हमारे पास होता है जो जितनी हीट एनर्जी है कोई बॉडी उतना ही वर्क कर रही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू के इक्वल होता है। लेकिन असल में क्या होता है, अभी कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना भी जिसमें कोई वेस्ट ना निकले, ठीक है। जैसे हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें बताता है। तो हमारे पास जो फार्मूला निकल कर आया था फर्स्ट लॉ का वो ये था। तो इसमें हमने अपना एंट्रोपी का फार्मूला फिल किया तो हमारे पास ये 3.9 इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड सीओपी। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है भी, जितना हमारा काम हुआ वेपोरेटर में, जितनी वेपोरेटर ने हमारे रेफ्रिजरेटर में ठंडक प्रोड्यूस की है, कूलिंग प्रोड्यूस की है। डेफिनेशन है हमारे पास, द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रेफ्रिजरेशन इन ए गिवन टाइम इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। 2 घंटे में, 3 घंटे में जितना कूलिंग प्रोड्यूस हुई है उसे हम बोलेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है किलो जूल पर सेकंड।
ठीक है। COP क्या है? परफॉर्मेंस। द टर्म COP, द टर्म कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज एब्रीवेटिव एज COP. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट N, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को आप N से डोनेट कर सकते हो, एंड द हीट इक्वलेंट टू ऑफ वर्क सप्लाई W। COP का फार्मूला होता है हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो हमने पिछले डायग्राम से जो सॉल्व की थी हमने, उसमें हमारे पास जो डेरिवेशंस निकल कर आई थी डायग्राम से, वो क्या थी? हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो वेपोरेटर में होता था क्या था? H1 माइनस H4। और वर्क डन कहाँ पर होता था? कंप्रेसर में। वर्क डन बाय कंप्रेसर H2 माइनस H1। तो हमने यहाँ पर हमारा फार्मूला फिल किया। तो H4 को आप लिख सकते थे ना HF3। HF3 क्या है? सेंसिबल हीट। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड COP किसे बोलते हैं। तो आज का आपका ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।